हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी चली हुई है। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी जीवन की जो मौलिक इकाई होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखो सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो साइटोलॉजी होती है जिसको हम कोशिका विज्ञान बोलते हैं। तो उसके ही कोशिका जो है उसी की एक क्या है, संरचना। ठीक है, देखो कोशिका में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारी जो मूलभूत इकाई जिसको हम बोलते हैं, एक जो है मौलिक इकाई जिसको हम बोलते हैं, हम बोलते हैं किसको, सेल को। ठीक है, तो सोचो अगर हम जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमारा घर है। ठीक है, अगर जो है एक जो घर होता है तो घर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ईंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ईंट चाहिए उसमें मकान। ठीक है, मान लो अगर ईंट नहीं होगी, बिना ईंट के घर बन जाएगा, तुम बोलोगे पत्थर से बना लेंगे। ठीक है, तो देखो ईंट घर बनाने के लिए जो बेसिक जो होता है ईंट पत्थर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर ईंट पत्थर ही नहीं होगी तो घर क्या बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। तो उसी तरह भी अगर सेल नहीं होता, अगर सेल यानी जो कोशिका नहीं होती तो हमारा शरीर भी नहीं बनता। ठीक है, शरीर भी नहीं बनता। तो इसी तरह आप समझ सकते हो कि जो सेल जो होती है हमारी, वो शरीर की सबसे छोटी और जिसको हम बोलते हैं जिंदा इकाई। ठीक है, यानी सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी कोई चीज़ खुद से जो जिंदा नहीं रह सकती खुद से। ठीक है, तो सेल एक सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें जो है सेल की जो हमें सिलेबस में दिया है, मैं सिलेबस भी बता देती हूँ आपको। सिलेबस में हमें दिया है सेल स्ट्रक्चर बोला है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सेल स्ट्रक्चर में आपको पता है जो हमारी कोशिका होती है उसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। देखो कोशिका झिल्ली जो होती है हमारी, कोशिका झिल्ली यानी जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे, सेंट्रियोल पढ़ेंगे, राइबोसोम, क्रोमोसोम, और जो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, गोल्जी कॉय क्या होती है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और टाइप्स ऑफ सेल्स जो होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, है ना। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सेल की तरफ। तो सेल क्या है हमारा, सेल है एक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड जो है सेल। सभी जीवित प्राणी जो है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, जो भी जो जीवित प्राणी होते हैं वो किससे बने होंगे, वो कोशिका से मिलके बने होंगे। देखो कोशिका का काम क्या होता है, जो कोशिका होती है वो करती है जैसे मतलब ये सेल जो है खुद ही काम खुद ही करती है, जैसे खाना लेना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, वेस्ट बाहर निकालना, और जो है नई सेल बनाना, रिप्रोडक्शन का काम भी करती है, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रेशन। ठीक है, और ये सारे काम खुद ही करती है। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, लाइफ की जो है सबसे छोटी इकाई है, जो ये जो है खुद ही जो है सारे काम करती है। अब देखो पहली बार जो है जब पहली बार सेल देखी गई थी तो उसको देखा तो देखा कि वो छोटे छोटे कमरों जैसी दिख रही थी। कैसे, छोटे छोटे कमरों जैसी। ठीक है, तभी उसका नाम क्या पड़ा, सेल उसका नाम पड़ा। अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, हम जो है सेल के देखो सेल जो है सबसे छोटी इकाई है। मीनिंग ऑफ सेल, ठीक है, द वर्ड सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, ये कैसा है, जो सेल एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, डेराइव किया गया लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या है, मीनिंग अ लिटिल रूम। ठीक है, सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है छोटा कमरा, क्योंकि जब ये पहली बार देखा गया था तो वो छोटे छोटे कमरों जैसा दिख रहा था, इसलिए इसका नाम सेल रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल यानी रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डिस्कवरी की है किसकी, सेल की। तो सबसे पहले तो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने जो है मरी हुई कोशिका इन्होंने देखी थी। क्या देखी थी, मरी हुई कोशिका। ठीक है, यानी जो मरी हुई कोशिका इन्होंने देखी, तो इसलिए जो अंदर जो है, यानी इतना याद रखना है कि अगर डिस्कवरी ऑफ सेल पूछी जाए तो रॉबर्ट हुक ने किसकी की है, उन्होंने जो मरी हुई कोशिका जो है पहली बार देखी थी। तो कोशिका की खोज जब भी पूछा जाता है, कोशिका की खोज तो हम किसका नाम उसमें पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक का। ठीक है, रॉबर्ट
हुक का, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कॉर्क बार्क ऑफ ट्री एंड सॉ स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक अ हनी कॉम, ही नेम्ड देम सेल। जो रॉबर्ट हुक ने जो है, जो कॉर्क होता है, जिसके पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं, उसमें जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी थी, उसने जो संरचनाएं उसको दिखी थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी उसको संरचनाएं दिखी थी, तो इन्हें जो उसने कोशिका का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो, जब पहले, बहुत पहले की बात है, उस टाइम जो माइक्रोस्कोप नहीं होता था, तो किसी को नहीं पता था कि हम सेल से बने हैं। तभी जो है ये कॉर्क में, जो पेड़ की छाल में जो माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो उसमें जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो है देखने को मिला, और उसी को जो है वहीं से निर्माण हुआ कि वो मरी हुई, वहाँ से पता चला कि वो मरी हुई कोशिकाएं थी। क्या थी वो? मरी हुई कोशिकाएं। तो मरी हुई कोशिकाओं को ही क्या बोला गया? जो इसकी जो संरचना थी कैसी थी? मरी हुई कोशिकाएं जैसी थी ये, तो मधुमक्खी के जो छत्ता था, तो इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, इसलिए अंदर का जो लिक्विड नहीं दिखा था इसमें। और जो बाद में जो जीवित जो कोशिका देखी गई, वो देखी थी किसने? वो देखी थी ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। तो मरी हुई कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। वैसे अगर नॉर्मली पूछा जाए कि हु डिस्कवर सेल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? रॉबर्ट हुक। अगर सिंपल पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक का ही नाम वहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है यही बात की है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर सैफ्रेनिन प्लांट सेल, ठीक है। यानी मिथाइलिन ब्लू कैसा होता है? एनिमल सेल। यानी संयोजक सूक्ष्मदर्शी में जो आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस व कंडेंसर होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सैफ्रेनिन पादप कोशिका और मैथिलीन ब्लू जंतु कोशिका, ठीक है। जो पादप कोशिका होती है यानी प्लांट सेल जो होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? सैफ्रेनिन। और जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या पाया जाता है? एनिमल सेल में क्या होता है? मैथिलीन ब्लू। इसमें जो ल्यूवेन होक की बात करते हैं, ठीक है, ल्यूवेन होक ने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तालाब में एक स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका देखी थी, ठीक है। तो जब भी बात आए कि स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को किसने देखा, तो वो देखा था ल्यूवेन होक ने। कहाँ पे? तालाब में। फर्स्ट ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर, ठीक है। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको जो है, ल्यूवेन होक को जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका इन्होंने जो है तालाब में देखी थी, ठीक है। तो जो हिलती डुलती थी जिंदा चीजें दिखी इनको, उनको पता चला कि सेल जिंदा भी होती है और अकेले भी रह सकती है। जैसे एग्जाम्पल मान लो, अगर एग्जाम्पल हम अमीबा देख सकते हैं, इसमें अमीबा देखा होगा आपने, वन सेल होता है, फिर भी पूरा जीव होता है, वन सेल ही होता है उसमें, एक सेल, तब भी वो पूरा ही जो क्या दिखता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो, अगर बेसिक सी बात बोलो तो सेल जो है अगर दिख रही है, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक रूल बनाया था कि सेल थ्योरी का मतलब क्या है कि हर जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, हर जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। फिर उसके बाद नई सेल और पुरानी सेल से बनती है। क्या इसका क्या मतलब? नई सेल और पुरानी सेल की बात करूँ तो देखो, सेल हवा से नहीं आती है, जो कोशिकाएं होती है वो हवा से नहीं आती है, ठीक है। सेल हमेशा कहाँ से आती है? सेल हमेशा सेल से ही आती है, कोशिका से ही उत्पन्न होती है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट जो ब्राउन आए जी, हमारे रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं हम। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की। क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियस को? केंद्रक की खोज की, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया हमारे? सबसे पहले आए रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की, उन्होंने मरी हुई कोशिका देखी थी। फिर आए हमारे ल्यूवेन हॉक, उन्होंने जो जीवित कोशिका को देखा। फिर आते रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने जो है न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। इतनी चीज याद रखनी है। उसके बाद आएगी सेल थ्योरी। इसमें एक और नाम आएगा आपका, J.E. पुरोकंज, ठीक है। J.E. पुरोकंज थे एक, उन्होंने जो है साइटोप्लाज्म की खोज की थी, ठीक है। ये याद रखना है, साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की उन्होंने खोज की थी, ठीक है। देन अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थियरी स्टेट्स दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है। जो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो सभी पौधे और जंतु कैसे होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। यही बात की थी हमने कि सभी पौधे भी और सभी जो है पौधे और जीव जंतु भी
कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, सबसे पता है। अब आपको शायद मैंने डेट नहीं बताई, ये इसमें डेट भी याद रखनी है आपने। जो क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने जो है डिस्कवरी की थी सेल की, वो की थी 1665 में। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। तो इसमें जो है सेल थ्योरी जो है, हर देखो सारे जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें जो कोशिकाओं से वो बने होते हैं। तो इसमें श्लाइडेन और श्वान थे एक। ठीक है, श्लाइडेन, इनका नाम क्या था, श्लाइडेन एंड श्वान जो थे, इन्होंने क्या किया, श्लाइडेन, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है, इन्होंने जो है प्रस्तावित किया था। श्लाइडेन, याद रखना, श्लाइडेन और श्वान, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया, यानी कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, ये इन्होंने ही बात की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे विर्शो, विर्शो आते हैं हमारे, विर्चो इनको बोला जाएगा, विर्चो, विर्शो। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, विर्चो स्टेटेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनका मानना क्या था कि जो कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, जो हमारे अंदर पहले से कोशिकाएं होती है, उन्हीं से जो नई कोशिकाएं जो है डेवलप होती है। किसने बात की, ये की विर्चो ने बात की थी। ठीक है, इतनी सी चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो सेल थियरी का बेसिक अगर मैं बताऊं तो इसमें ये होता है कि हर जीव कोशिका से बनी थी। कोशिका जीवन की सबसे मूलभूत इकाई यानी सबसे मूल इकाई होती है। तो इसमें जो है, अगर मैं बात करूं, जो सेल्स होती है वो अलग अलग होती है और हर सेल का काम भी अलग है। ठीक है, सेल हमेशा कैसी होगी, अलग अलग देखने को मिलेगी, और सबका जो काम होता है, सबका काम भी अलग अलग होता है, सबका सेम काम नहीं होता। किसी का काम जो है कुछ होता है, किसी का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, किसी का होता है ऑक्सीजन अंदर देना, ये सारा जो इनका काम होता है। ठीक है, जैसे इसमें हम बात करेंगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल, तो टाइप्स ऑफ सेल, देखो सेल्स मेनली हम 2 टाइप के पढ़ते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं सेल्स में। सेल्स डिफर्स इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। कोशिकाएं आकार, आकृति और संरचना में भिन्न होती है। ठीक है, होती है। एग्जाम्पल ले लो, ऑनियन सेल ले लो, ऑनियन जो होता है उसका सेल ले लो, उसका साइज अलग होगा। मसल सेल ले लो, ब्लड सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, इन सब की जो है, देखो प्याज कोशिका, सब में मैंने बोला आपको जो है पौधों में भी कोशिकाएं पाई जाती है। पेशी कोशिकाएं, रक्त कोशिका, तंत्रिका, सबका जो है अलग अलग क्या होता है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मसल सेल जो है, देखो मसल सेल जो किस में काम आती है हमारी, ये जो है लंबी और मजबूत होती है। ठीक है, मसल सेल होती है लंबी और मजबूत। ठीक है, और नर्व सेल का काम क्या होता है, नर्व सेल का काम होता है, इनका जो है मैसेज भेजती है, मैसेज ट्रांसफर करना। और इसके अलावा जो है बाकी टाइप्स आएंगे इसमें, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो एक तो आपने याद रखना है, जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, इसमें ऊपर वाले में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको बोलते हैं हम शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो होती है हमारी सबसे बड़ी कोशिका। अप्रोक्स उसका जो है डायमीटर कितना होगा उसका, अप्रोक्स डायमीटर शायद 6 इंच होगा। ठीक है, 6 इंच है शायद। ठीक है, डायमीटर। अब इसमें जो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। तो एक कोशिक, अ सिंगल सेल कैन फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, बैक्टीरिया होगा, जो एक कोशिका जो है पूरा जीव बना सकती है, एक कोशिका पूरा जीव बना सकती है। एग्जाम्पल हो गए अमीबा एंड बैक्टीरिया। उसके बाद जो मल्टी सेल्यूलर की बात करूं मैं, यानी बहुकोशिकी की बात करूं, तो वो कौन से जीव होते हैं, जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें तो केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, एक ही कोशिका होती है। ठीक है, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं। बट बहुकोशिकाओं में जो जीवों में कार्य विभाजन होता है, ठीक है, इनका काम क्या होता है, कार्य विभाजन कर देते हैं कि सबका अलग अलग काम होता है। यानी वह जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं
पाई जाती हैं, ठीक है, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं कॉमन फीचर ऑफ सेल की। ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। लगभग हर कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है, नाभिक होता है और साइटोप्लाज्म होते हैं। ये मेन जो हम इसमें पढ़ते हैं कि प्लाज्मा, नाभिक व साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया। देखो ये कोशिका है हमारी, जो मानव कोशिका होती है, ठीक है, एनिमल कोशिका जो होती है ऐसी होती है। तो ये जो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, इसमें देखो अलग अलग सबका काम रहता है। तो सबसे पहले हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर देखो, सबसे बाहर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है सबसे बाहर की परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। और किससे बनी होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से, ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन से जो है बनी होती है, ठीक है। और काम क्या होता है इसका, काम होता है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी चयनात्मक पारगम्यता इसका काम होता है कि कौन सी चीज़ अंदर भेजनी है, कौन सी बाहर निकालनी है, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखो कोशिका झिल्ली में एक सेल वॉल भी होता है। अगर मैं उसकी पौधों की बात करूँ, पौधों में जो है इसके बाहर जो है एक जो है यहाँ पे बाहर जो है पौधों में बाहर एक क्या होती है, सेल वॉल लगी होती है, ठीक है, जबकि वो एनिमल जो उसमें नहीं होती है, ठीक है, उसमें जो प्लांट में होती है कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति किस में होती है, ये चीज़ याद रखनी, कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, पौधों में, ठीक है, सेल वॉल। फिर उसके बाद जो है उसके जो ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर देखो एक डबल, ये देखो ये डबल सी जो है एक लार्जर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाहर एक न्यूक्लियर, देखो ये इसकी बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके बाद जो क्रोमोजोम होते हैं वो धागे की तरह बने होते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्रोमोजोम धागे की तरह होते हैं। और इसके बाद इसमें जो है जैसे क्या बोलते हैं एक जीवीय कोशिकाएं होती है, जैसे अमीबा एग्जाम्पल दिया, और कुछ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। और उसके बाद जो इसमें ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म का काम, उसके बाद साइटो, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस इसमें होता है, ठीक है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जो मैंने आपको बोला, जो सबसे बाहर का जो अंग होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सबसे बाहरी होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, कोशिका की बाहरी परत, ठीक है। यानी काम क्या होता है इसका, कोशिका की बाहरी परत का काम होता है कि जैसे मान लो गेट कीपर का काम होता है, जैसे गेट पे हमने कोई खड़ा किया होता है ना, जो हमारा जो है सिक्योरिटी होता है, गेट कीपर का जो काम होता है, उसका क्या काम रहता है कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा, ठीक है, उसको सब खबर रहती है। तो इसी तरह हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जिसको जो काम करता है कि क्या हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए और क्या बाहर आना चाहिए। तो इसका काम है सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन बनता किससे है, ये देखो सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और बनता किससे है, ये बनता है हमारा लिपिड एंड प्रोटीन से, लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। और काम क्या है इसका, काम है इसका चयनात्मक पारगम्यता, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है। ये जो है ये बताता है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, ये इसका काम है। कि जैसे मान लो आपको पता है, जैसे ये हमारा जो है, जैसे मान लो मैं एक कोशिका बनाती हूँ, ठीक है, इसमें ये बना देते हैं, ठीक है। तो इसके बाहर ये जो होता है ना, ये वाला ये चीज़ हमारा क्या है, ये चीज़ हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे, यहाँ पे देखो अंदर हमारे इसमें CO2 होती है, CO2, ठीक है, और O2। तो इसमें देखो जो ऑक्सीजन होती है, O2 यहाँ पे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से O2 अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, और CO2 जो है
बाहर आती है, ये बाहर आएगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ठीक है, तो यही काम होता है इसका जो है सेल मेम्ब्रेन का, कि क्या चीज़ अंदर जाएगी और क्या चीज़ बाहर आएगी। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी याद रखनी। और ये हेल्प करता है इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। हेल्प किस में करता है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन यानी बेसरण का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो जब कोई चीज़ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से वो कम वाली जगह जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा और यहाँ पे कम है, तो कम ज़्यादा से जो है वो कम वाले की तरफ आएगी। ठीक है, इसका मतलब डिफ्यूज़न है, यानी वहाँ से कम वाली जगह वो चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक रूम में मान लो परफ्यूम की खुशबू होती है तो पूरे कमरे में फैल जाती है वो, तो उसी तरह ऑक्सीजन भी जैसे ब्लड में जाती है तो पूरे में वो फैल जाती है। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस यानी परासरण का मतलब है कि जब जो है जैसे मान लो पानी हमेशा जो है क्या करता है? जाता है, मतलब ज़्यादा पानी वाली जगह से क्या करता है? कम पानी वाली जगह में आ जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो डिफ्यूजन, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, कहाँ जाता है? हाई टू लो कंसंट्रेशन, अधिक से कम सांद्रता की ओर गति। तो डिफ्यूजन में आपने याद रखना है, डिफ्यूजन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूज़न। ठीक है, जो डिफ्यूज़न होता है, यहाँ लिखा था शायद, हाँ, विसरण, इसको बोलते हैं विसरण। ठीक है, विसरण, विस्तरित होती है जैसे। ठीक है, डिफ्यूजन में देखो विसरण, देखो डिफ्यूजन यहाँ हो रहा है यानी हाई टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा है, अगर जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा होगी तो वो कम की तरफ क्या करेगी? ट्रांसफ़र होगी। जो जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो कम की तरफ जाती है, कम वाली जगह पे वो अपना घेरा डालेगी कि यहाँ पे ये चीज़ कम है तो मैं अपना राज यहाँ कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये होता है हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, इस तरह ऑस्मोसिस जो होता है तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो चयनात्मक झिल्ली होती है हमारी यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, तो उसके माध्यम से जल का संचरण होता है। तो जल का जब संचरण होता है, पानी का जो संचरण होता है, तो देखो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये वाटर है, तो हाई वाटर एंड लो कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या होगा? ज़्यादा पानी वाली जगह से जो है, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा तो वहाँ से जो देखो यहाँ पे एरो लगाया, तो ये कम पानी वाली जगह में जो है की तरफ ये प्रोसेस होती है, ज़्यादा से कम वाले की तरफ, ज़्यादा से कम वाले की तरफ। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट आएगा सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। सॉल्यूशन पे बेस्ड जो ऑस्मोसिस जो सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले होता है हमारा हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा कि बाहर जो है पानी ज़्यादा होगा, अंदर कम होगा। ठीक है, सेल गेन्स वाटर, कोशिका में पानी प्रवेश करता है, यानी ये चीज़ याद रखनी, पानी जो है बाहर की तरफ क्या होगा? पानी बाहर की तरफ क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, और अंदर कम। ये क्या, इसका मतलब है हाइपोटोनिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल आरबीसी में जो डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें बर्स्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आइसोटोनिक की अगर बात करूं तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, आइसोटोनिक में देखो बाहर इक्वल्स टू अंदर पानी, नो नेट मूव, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, जो बाहर पानी है, ठीक है, बाहर इक्वल्स टू अंदर पानी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हाइपरटोनिक सेल। हाइपोटोनिक सेल यानी जो बाहर पानी कम था। ठीक है, देखो सबसे ऊपर क्या था? हाइपोटोनिक में पानी ज़्यादा था, बाहर अंदर कम था, बट हाइपरटोनिक में क्या होगा? पानी बाहर आएगा, सेल सिकुड़ जाएगी, यानी बाहर पानी क्या है? इसमें बाहर पानी कम होगा तो सेल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है, इसलिए उसके बाहर जो है क्या चाहिए हमें? प्लांट सेल के बाहर क्या होता है? याद रखना, जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर भी एक जो सेल वॉल बना होता है प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में एक सेल वॉल बना होता है। सेल वॉल जो बना होता है वो क्या करता है? उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, इसलिए वो उसके बाहर होती है। ठीक है, प्लांट सेल में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है? सेल वॉल बनी होती है, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, भित्ति। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, एंड ऑस्मोसिस सेल ड्रिंकिंग वाटर, यानी एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है? सेल जो है वाटर को जो अपने अंदर लेते हैं, और एक्स ऑस्मोसिस में तो होता है जो लॉस ऑफ वाटर, वाटर जो है बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट इसमें आएगा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करना, और एक्सोसाइटोसिस में होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो हमारे अंदर वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो अपशिष्ट निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकालता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस करता है भोजन को ग्रहण यानी भोजन को अंदर ये डालता है। ठीक है, देन इसके बाद आती है सेल वॉल। सेल वॉल किस में लगी होती है, मैंने आपको बोला प्लांट्स में पाई जाती है ओनली। रिजिड आउटर ओवर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल मेड ऑफ सेलुलोज यानी प्लाज्मोलिसिस ऑकर्स व्हेन सेल लॉसेस वाटर। पादप कोशिका की कठोर बाहरी परत सेलुलोज से बनी होती है। ये चीज़ याद रखनी है, जो सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति होती है, देखो सिर्फ और सिर्फ पादपों में होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानवों में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है किसकी, सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। पानी निकलने पर प्लाज्मोलाइसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्शन। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो कंट्रोल सेंटर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी। ठीक, कोशिका की क्रियाओं प्रजनन को नियंत्रित करता है। देखो कंटेन डीएनए, जो डीएनए होता है उसमें जीन पाए जाते हैं, तो वो हमारा डिसाइड करता है हेरिडिटी। ठीक है, यानी आनुवंशिकता। डीएनए में जीन होते हैं जो वंशानुगत लक्षण नियंत्रित करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। देन हम बात कर देंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक कोशिका की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक जो है नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें जो नाभिक झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में याद रखना है कि नाभिक झिल्ली नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। ये इनमें मेन जो डिफरेंस है ये इनमें दोनों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम। ठीक है, ये दिया गया यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो साइज जनरली कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक का साइज जनरली कितना होता है, तो यहाँ पे देखो 1 से 10 म्यू एम। ठीक है, इतना जो है 1 से 10 म्यू एम इसका मैक्सिमम साइज होता है। और इसका साइज जनरली लार्ज होता है 5 to 500 म्यू एम। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नॉन एज न्यूक्लियोइड्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें, तो इसमें वेल डिफाइंड नहीं होते न्यूक्लियर जो रीजन होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है, इसमें फर्स्ट इसमें ये भी था कि इसमें प्रेजेंट, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कैसा होगा, यूकैरियोटिक में कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट, और इसमें कैसा रहेगा, प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है। और इसमें जो है न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल, इसमें जो है नॉट वेल, अच्छे से जो है नहीं होता, और इसमें जो है स्पष्ट होता है, यानी नाभिक जो यहाँ पे स्पष्ट नहीं होता, और यहाँ पे नाभिक कैसा होता है, नाभिक स्पष्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो है क्रोमोजोम सिंगल होता है। ठीक है, क्रोमोजोम कैसा होगा, सिंगल होगा, और इसमें कैसा होगा, क्रोमोजोम मोर देन 1 क्रोमोजोम, एक से ज़्यादा इसमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स, जो मेम्ब्रेन होते हैं इसमें, यानी सेल ऑर्गेनिल्स का मतलब क्या है, इसमें जो सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। और क्रोमोजोम इसका मतलब एक गुणसूत्र, इसमें एक गुणसूत्र, और इसमें कैसे होते हैं, मोर देन 1 यानी एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है, और मेम्ब्रेन कैसा होता है, इसमें बाउंड ऑर्गेनिल्स यानी झिल्लीबद्ध कोशिकाएं है, इसमें झिल्ली नहीं होती। ठीक है, इसमें जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं। ठीक है, और ये कैसा होता है, इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। एग्जाम्पल देखो, इसमें बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, देखो इसमें जो है सिंगल संरचनाएं पाई जाती है, और इसमें देखो इसमें जो है एक से ज़्यादा होती है, जैसे फंजाई हो गया, हमारा प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। ये किसके एग्जाम्पल है हमारे, ये हमारे यूकैरियोटिक के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनिल्स की। सेल यानी जो हम अभी बात कर रहे थे, जो साइटोप्लाज्म होता है प्लस न्यूक्लियस, वो क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। ये टर्म किसने दी है, पुरकिंज ने। ठीक है, पुरकिंज ने दिया था कि साइटोप्लाज्म, ये बात मैंने शायद शुरू में बताई दी थी कि जो पुरकिंज थे उन्होंने जो साइटोप्लाज्म की खोज की थी, जीव द्रव्य की
खोज की थी। ठीक है, ये चीज़ जो है याद रखनी है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है जैसे मान लो अंतःद्रवयी जालिका, जो अंदर जो होती है अंतःद्रवयी जालिका इसको बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है, ये क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन यानी झिल्लियों का जाल जिसको बोलोगे आप, झिल्लियों का जाल एक इस चीज को मान सकते हैं हम कि ये एक झिल्लियों का जाल है। ठीक है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन यानी झिल्लियों का क्या होता है, ये होता है झिल्लियों का जाल। इसमें जब हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, कितने 2 टाइप्स। ठीक है, एक आएगा ये RER और एक आएगा SER। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं RER और एक आएगा SER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका मतलब है स्मूथ, जो स्मूथ होता है हमारा सरफेस चिकना होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो ये RER होते हैं, रफ जो होते हैं, इसमें देखो राइबोसोम लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, और इसमें जो है इसमें राइबोसोम लगे होते हैं और इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। और इनमें जो है प्रोटीन को कोशिका के अन्य अंगों में भेज दिया जाता है। जो प्रोटीन होता है इसको जो अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, बट जो हमारे स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे ये कैसे होती है, फैट का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं, फैट का संश्लेषण करते हैं, और ये करते हैं प्रोटीन का। ये डिफरेंस आ रही है प्रोटीन का, और ये फैट का करते हैं। तो इसमें जो है जो एंडो रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन कार्य क्या है, इसका कोशिका के विभिन्न अंगों के बीच में प्रोटीन की सप्लाई के लिए पाइप की तरह काम करना होता है इसका काम। ठीक है, अब कुछ जंतु में लीवर में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक विष के प्रभाव को कम करता है, और किस में जो है एंटीटॉक्सिन इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, देखो RER प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करता है, और SER क्या करता है, फैट सिंथेसिस का काम करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन भी इसको बोलते हैं, वसा निर्माण और विषहरण भी इसको बोलते हैं SER को। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। मेन अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इससे मान लो कि एक ये क्या बोलते हैं, ऐसा है कि जो काम करता है कि प्रोटीन को कहाँ कहाँ भेजना है, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत है, ये सब इसको पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा गोल्जी एपरेटस, जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, गोल्जी कॉय भी इसको बोलते हैं, गोल्जी कॉय। ठीक है, जो गोल्जी कॉय होगा हमारा, तो इसमें क्या होता है, मॉडिफाइज पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट सेल प्रोडक्ट, कोशिकीय पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग व परिवहन। मेन इसको आप बोल सकते हो जैसे कि गोल्जी को हम बोल सकते हैं, मेन इसको ऐसे आ कि पोस्ट ऑफिस टाइप हो गया, पोस्ट ऑफिस टाइप से इसको रहने, यानी सामान पैक करता है और सही जगह भेजता है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, हमारा सामान पैक करके सही जगह भेजता है। तो इसका भी काम क्या है, गोल्जी का काम क्या है, सामान पैक करना और कहाँ पे भेजना, सही जगह भेजना। ठीक है, ये काम किसका है, गोल्जी कॉय का। ठीक है, ये जो है सामान पैक करके से उसको जो है सही जगह पे भेजता है, यानी जो है ये किससे चिपका होता है, ये राइबोसोम से चिपका होता है, राइबोसोम से चिपका होता है ये। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन की जो प्रोटीन की पैकिंग की होती है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एंडोप्लाज्मिक जो कौन से थे, जो क्या बोलते हैं रफ थे, वो क्या करते, वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जो स्मूथ थे वो फैट का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे जो राइबोसोम से चिपके होते हैं, तो यहाँ पे जो पैकिंग की गई होती है प्रोटीन की, तो उसको ये शरीर के अन्य अंगों तक भेज देते हैं। किसका काम है ये है गोल्जी कॉय का काम है। ये गोल्जी बॉडी का काम होता है कि वो अपना जो है सही जगह पे सही चीज़ को भेज देते हैं। कभी कभी सिंपल ग्लूकोज को ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और कभी कभी जो है लाइजोम का निर्माण करते हैं। ये जो है लाइजोम का कभी कभी निर्माण करते हैं। ठीक है, लाइजोम का भी निर्माण करते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट आएगा लाइजोम्स, ही आएगा। ठीक है, अब लाइजोम्स क्या होंगे हमारे, लाइजोम्स होता है जैसे जो क्लीनर का काम नहीं करता कि क्लीन करना या फिर डिस्ट्रॉय करना, ये काम होता है इसका। इसको हम बोलते हैं
सुसाइडल बैग्स भी इसको बोला जाता है। मेन ये चीज जानी, इसको जो है आत्मघाती थैले के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों? इसको देखो मेम्ब्रेन से घिरी थैली जैसी संरचना होती है, तो इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो उसमें भरा होता है, जो एंजाइम होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसके द्वारा ये बना होता है। तो इसमें कोशिका के जो टूटे फूटे मरे अंगों को डाइजेस्ट करके कोशिका को साफ करता है। ये इसका काम है, साफ सफाई का काम होता है। यानी इसमें आपने याद रखना है, लाइजोसोम्स में आपने याद रखना है कि क्लीनर का काम करता है ये, प्लस डिस्ट्रॉय का भी काम करता है, डिस्ट्रॉय भी कर देता है, डिस्ट्रॉयर का भी काम करते हैं। यानी जो है खराब ऑर्गेनिल को पचाता है और सेल मरने पर खुद को भी खा लेता है ये। अगर सेल मर जाता है, सेल मरने पर खुद को खा लेता है, ठीक है, ये भी होता है जो अगर सेल, तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैला बोलते हैं, सुसाइडल बैग इसको बोला जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सुसाइडल बैग। की जो है अगर कोशिका टूटी फूटी मरे अंग जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करके कोशिका को साफ करता है। कई बार जो फट भी जाता है तो और पूरी सेल को ये किल कर देता है, मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी को प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल लेयर की बनी होती है, डबल लेयर की बनी होती है, ठीक है। इसको हम पावर हाउस बोलते हैं। और एटीपी का काम करता है, प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है। एटीपी समझते हो ना, हमने पढ़ा था एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये जो एटीपी में जो क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा को संरचित करता है। इसी तो हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, इसको हम तभी इसका नाम रखा है, पावर हाउस रखा है इसका। ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड की। जो प्लास्टिड होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है पादप कोशिका में होते हैं। जो प्लास्टिड होंगे हमारे किस में पाए जाते हैं, ओनली प्लांट में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये रंगीन होते हैं, ठीक है, रंगीन होते हैं। तो हरे रंग का पदार्थ जो होगा आपका, हरे रंग का पदार्थ, जैसे हरित लवक, इसका एग्जांपल दे सकते हो आप, हरित लवक, ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये कैसे होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं रंगीन। अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये होते हैं या तो ये सफ़ेद होंगे, वाइट होंगे, श्वेत होंगे, या रंगहीन होंगे। इनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन ये होते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। प्लास्टिड के दो टाइप, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स को हम बोलते हैं रसधानी, जिसका नाम है रसधानी। तो इसका काम क्या होता है, लार्ज इन प्लांट सेल। ये कैसी होती है, जंतु में तो छोटी होती है और प्लांट सेल में जो बड़ी होती है, स्मॉल इन एनिमल सेल। यानी जंतु में छोटी परंतु पौधों में बड़ी होती है, बड़ी सेल होती है, ठीक है, बड़ी होती है। तो पादप क्या होता है, वैक्यूल्स में साइटोप्लाज्म भरा रहता है। पादप वैक्यूल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक है। और पौधों के लिए आवश्यक है अमीनो एसिड, ग्लूकोज और प्रोटीन इसमें भरे होते हैं। जो पौधों के लिए आवश्यक है कौन कौन से, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज एंड प्रोटीन, तो ये सब इसमें भरे रहते हैं, ठीक है। और कुछ एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल के फेंकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल। सेल यानी हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। जो हमारा कोशिका होती है वो किस किस में हेल्प करती है, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, श्वसन लेने में, न्यूट्रिशन में, पोषण में, और वेस्ट रिमूवल, जो हमारा अपशिष्ट होता है उसको निष्कासित करती है, उसको बाहर निकालती है, जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करती है, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मेन डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जो है मेन जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इसमें आएगा एनिमल। इसमें जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल में, मैंने बोला आपको कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा ही पतला हो गया, नहीं होती। और यहाँ पे सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। और इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो मैंने आपको बोला था प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो बाहरी परत होती है, आउटर लेयर होती है बाहरी परत, ठीक है, बाहरी परत होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें जो है कोशिका भित्ति बाहरी परत होती है। इसमें बाहरी परत क्या होती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी होती है, और इसमें जो है सेल वॉल इज द आउटर पार्ट। सबसे जो बाहर क्या होता है वो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कैसी होगी, बाहरी परत, बाहरी परत। और इसमें बाहरी परत कौन सी होती है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। इसमें वैक्यूल्स कैसे होंगे, रिक्तिकाएं कैसी होती है, वैक्यूल्स को हम बोलते हैं रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। और इसमें वैक्यूल्स कैसी होगी, बड़ी होगी साइज में, ठीक है। इसमें प्लास्टिड कैसा होता है, एब्सेंट होता है, प्लास्टिड यानी प्लास्टिड इसमें नहीं होते, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो बीच में होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। नाभिक कहाँ होगा, बीच में होगा, सेंटर में होगा। और इसमें जो है नाभिक कहाँ होता है, वो एक साइड होता है, नाभिक एक साइड होता है, ठीक है। ये चीज़ ये इनमें मेन डिफरेंस है। इसका शेप कैसा होता है, ये गोल आकार का होता है, गोल होता है इसका शेप, ठीक है। और अनियमित होता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ये जो अनियमित होता है। और इसका कैसा होता है, इसका आकार होता है आयताकार, आकार कैसा होता है इसका, आयताकार, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे सेल वॉल, एनिमल सेल में एक चीज़ और होती है, ठीक है, एक और इसमें जो है फूड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। फूड कहाँ स्टोर रहेगा, यहाँ पे फूड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ठीक है। या ग्लाइकोजन का मतलब है, ग्लाइकोजन यानी भोजन ग्लाइकोजन में, और यहाँ पे जो है फूड क्या होगा, स्टार्च। ये मेन डिफरेंस है इनमें, ठीक है, ये मेन डिफरेंस था इसमें। बस यही है, आज का टॉपिक यही था हमारा। हमने जो इसमें डिस्कस करा, मैं एक एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि हमने जो बात की थी, हमने सबसे पहले बात की थी जो कोशिका की खोज किसने की है, तो कोशिका की खोज की है, अगर खोज की बात करें तो उसमें आप नाम पढ़ोगे रॉबर्ट हुक का, ठीक है, यानी मरी हुई कोशिका उन्होंने देखी थी। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका को देखा था, जीवित कोशिका को देखा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने किसकी खोज की, उन्होंने खोज की न्यूक्लियस की खोज, ठीक है। फिर आते हैं जेई पुरकंज। जेई पुरकंज ने किसकी की, उन्होंने की साइटोप्लाज्म की खोज, ठीक है, यानी जीव द्रव्य की खोज की। फिर आते हैं श्लाइडेन और श्वान। श्लाइडेन और श्वान, ठीक है, उन्होंने जो है उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद विरंजी ने जो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, विरंजी थे, फिर उन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, कोशिका
सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद देखो हमने एक यूनिसेल्युलर कोशिका पढ़ी, एक मल्टीसेल्युलर पढ़ी। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या था, जिसमें सिर्फ एक कोशिका का बना होता है जो, और मल्टी सेल्युलर का मतलब था जिसमें जो ढेर सारी कोशिकाएं बनी होती है। ठीक है, जैसे हमने पौधे लिए थे, इसमें पौधे में बहुत सारी, या फिर जंतु ले लिए। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल आना था हमारा अमीबा हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया होगा, पैरामीशियम होगा, उसमें जो है सिंगल कोशिका पाई जाती है। उसके बाद हमने जो है सेल मेम्ब्रेन की बात की। सेल मेम्ब्रेन जो होता है सबसे बाहरी परत होती है किसमें, जो जंतु कोशिका होती है। ठीक है, और प्लांट सेल में सबसे बाहरी जो हमने झिल्ली की बात की, कोशिका भित्ति जो थी वो थी कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी जो प्लांट में पाई जाती है। फिर हमने न्यूक्लियस की बात की। न्यूक्लियस में जो प्लांट में जो एनिमल में था वो बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में, और प्लांट में वो साइड में रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप का मैंने आपको बताया, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या था कि उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, और वो क्या करता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और ये किसका करता है, ये फैट का संश्लेषण करता है। ठीक है, एक इसका काम है कि जो मुख्य काम है, ये कोशिका के विभिन्न भागों में प्रोटीन को पाइप की तरह पहुंचाता था। ठीक है, फिर जो गोल्जी बॉडी है हमारी, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी का काम क्या था कि ये जो है पैकेजिंग करता है, जो प्रोटीन वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह उसको पैक करके जो है इसको जो है मतलब कई बार जो सिंपल ग्लूकोज से जो कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक खाने को प्रोटीन को पहुंचाता था, और ये किसका निर्माण करता था, ये लाइजोसोम का निर्माण करता था। फिर हमारा नेक्स्ट लाइजोसोम ही आया। ठीक है, लाइजोसोम ही आया। तो लाइजोसोम में क्या था, मेम्ब्रेन से एक घिरी थैली इसको बोलते, जिसको हमने नाम दिया था किसका, कि ये जो है आत्मघाती थैली का नाम दिया मैंने लाइजोसोम को, आत्मघाती थैली। क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है इसमें, तो कई बार ये जो क्या करता है, कोशिका के जो टूटे फूटे अंग होते हैं उनको डाइजेस्ट करके क्या करता है, कोशिका को साफ करता है। फिर हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमारा, वो होता है पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का जो क्या होता है वो पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस यानी ऊर्जा का वो उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसमें एटीपी में ऊर्जा स्टोर रहती है। एटीपी मैंने आपको बताया एड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें जो है इसका अपना जो है डीएनए और राइबोसोम होता है, और ये स्वयं के जो अपने प्रोटीन बनाता है। फिर हमने प्लास्टिड की बात की, जो हमने 2 टाइप का पढ़ा, जो सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। प्लास्टिड याद रखो, एक क्रोमोप्लास्ट पढ़ा हमने, एक ल्यूकोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कहते थे। ये रंग, इसमें रंग थे, यानी हरे रंग का क्या था, हरित लवक, पूछा जा सकता है ये हरित लवक, और ये था हमारा रंगहीन था या फिर सफेद रंग का। ठीक है, और हरित लवक जो नाम दिया था मैंने उसको क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया था। ठीक है, अब कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारी, कोशिका यानी सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल शब्द किस भाषा से लिया गया है, द वर्ड सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो सेल शब्द हमारा लिया गया कौन सी लैंग्वेज से, लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन भाषा से। कॉर्क में कोशिका की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क। कॉर्क का मतलब था कि जो वो पेड़ की छाल थी उसमें जो कोशिका की खोज किसने की, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो है मधुमक्खी के टाइप के उसको शेप से उस में दिखी थी। जीवित कोशिकाएं सबसे पहले किसने देखी थी, तो जीवित कोशिकाएं सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। ठीक है, नाभिक की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो किसने न्यूक्लियस की खोज की, वो की रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, हु प्रपोज द सेल थियोरी। तो सेल थियोरी हमारी दी है किसने, श्लाइडेन और क्या बोलते हैं, श्लाइडेन एंड श्वान ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती, किसका कथन था, कौन बोलता है कि नई कोशिकाएं पुरानी से बनी होती है, वो बात की थी विर्चो ने। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, इनमें से मनुष्य, मेंढक, अमीबा या फिर पौधा। तो एक कोशिकीय जीव है हमारा अमीबा।
बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता, मल्टीसेल्युलर में क्या पाया जाता, एक कोशिका नाभिक नहीं, कार्य विभाजन या फिर देखो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, उनमें कार्य विभाजन होता है क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं से बना था, तो सबको जो लेबर का मतलब होता है कि अलग अलग काम होता है सबका, तो डिवीजन ऑफ लेबर इसमें इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आना था क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थों के अंदर बाहर जाने को कौन नियंत्रित करता है। अब मैंने आपको बोला था अंदर बाहर जाने का काम किसका होता है, जो मैंने आपको बोला था कि जो एक गेट कीपर की तरह काम करता है वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डिसाइड करता है कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा। फिर आता है प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूर्ण पारगम्य, अपारगम्य, चयनात्मक या फिर प्रेम्बल। वो होता है सिलेक्टिवली प्रेम्बेबल, यानी चयनात्मक की चयन करता है कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आएगा, ये काम होता है किसका, प्लाज्मा झिल्ली का। तो ऑप्शन सी इसका आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिक से कम सांद्रता की ओर गति कहलाती, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। अगर हाई टू लो आ रहे तो ऑस्मोसिस हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आएगा 13, परासरण में किसका संचरण होता है। ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, तो वाटर का मूवमेंट होता है किसमें, ऑस्मोसिस में। इसका आना था ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएगा हाइपोटोनिक विलयन में कोशिका, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें सेल सिकुड़ती है, पानी लेकर फूलती है, फिर कोई परिवर्तन या फिर मर जाती है। तो इसमें होता है जो पानी लेकर क्या होती है वो फूलती है, स्वेलिंग उसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हाइपोटोनिक विलयन में कोशिका, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था उसमें फूलती है, सिकुड़ती है, फटती है, फिर विभाजित होती है। तो उसमें कैसी रहती है, उसमें सिकुड़ती थी, हाइपोटोनिक में जो सिकुड़ जाती है। देन था प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, जो प्लाज्मोलाइसिस कब होगा, तो प्लाज्मोलाइसिस होता है जब पानी बाहर जाता है, वाटर लीव्स करता है, जब वाटर लीव करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएगा एंडोसाइटोसिस का अर्थ है। एंडोसाइटोसिस मीन्स अपशिष्ट बाहर निकालना, भोजन अंदर, जल का संसरण या फिर श्वसन। तो इसका काम था इनटेक फूड, ठीक है। एंडोसाइटिस का मतलब मैंने आपको बोला था इनटेक फूड यानी भोजन अंदर लेना। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। वॉल इज प्रेजेंट इन, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, मानव। देखो सेल वॉल मैंने आपको बोला जंतु में नहीं पाई जाती, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि सेल वॉल जो है किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। और सबसे बाहरी होती है इसमें पादपों में। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, जो कोशिका होती है तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होगा, तो होता हमारा न्यूक्लियस, नाभिक। जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, डीएनए या फिर वैक्यूल में। तो जीन्स पाए जाते हैं डीएनए में, ठीक है। नेक्स्ट है बिना नाभिकीय झिल्ली वाली कोशिका, सेल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कौन सी सेल होगी इसमें से, तो होती है हमारी जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो कौन सी थी हमारी, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कैसी थी, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल है इसमें प्रोकैरियोटिक, पौधा, मानव, बैक्टीरिया या फिर कवक। तो प्रोकैरियोटिक में हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था, हमने लिया था कौन सा, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म प्लस नाभिक को क्या बोलते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल या फिर वैक्यूल। तो उसको हमने बोला था क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। फिर आता है RER का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मेन कार्य क्या है, रफ जो है हमारा है RER का मेन काम था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का इसका काम था, ठीक है, RER का। और जो SER का काम क्या था हमारा, यानी SER जो क्या बोलते हैं, SER था हमारा क्या था, स्मूथ, हाँ स्मूथ, ये था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका काम था क्या, फैट सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी तंत्र का कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। जो गोल्जी कॉय होता है, गोल्जी बॉडी होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है पैकेजिंग करने का। मैंने आपको बोला था कि आप जो इसको पोस्ट ऑफिस से याद रख सकते हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा 28, लाइजोजोम को क्या कहते हैं? क्या हम लाइजोजोम को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, उसको बोला जाता है, आत्मघाती थैला उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आएगा कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल, तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका में वैक्यूल प्लांट सेल इज। जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें वैक्यूल कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर बड़ा वो स्थायी होता है? तो इसमें होता है वो लार्ज एंड परमानेंट होता है। कैसा होता है? लार्ज एंड परमानेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है होता है खत्म। सेल के बारे में हमने कोशिका के बारे में जो है हमने स्टडी किया कि सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं उसमें, सेल डिवीज़न क्या होता है, तो ये सब हमें डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। बाय बाय।